नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, वर्ग 8 8वें के अंदर पहला चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, परिमेय संख्याएं। पूर्व की कक्षा में हमने परिमेय संख्याएं क्या हैं और ये कौन से विभिन्न गुणों का पालन करती हैं इसके बारे में जाना है। और भी कुछ गुण हैं उसके बारे में आज की कक्षा में जानेंगे। आज की कक्षा में मुख्य रूप से शून्य की भूमिका, एक की भूमिका क्या है, योगात्मक प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम समझते हैं शून्य की भूमिका। शून्य से हम सभी का परिचय हो गया है और शून्य से परिचय सबसे पहले कौन सी संख्या के परिवार से होता है? पूर्ण संख्या के परिवार से होता है। तो शून्य जब किसी के साथ लगता है जुटने के रूप में, प्लस के रूप में, योग के रूप में, तो वो क्या असर डालता है उस पर, आइए इस चीज़ को हम समझें। जैसे सबसे पहले किसी पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या हम लेते हैं और उसमें शून्य जोड़ कर देखते हैं क्या प्राप्त होता है आपको। जैसे हमने लिया है पूर्ण संख्या में 5, इसके साथ यदि शून्य जोड़ा जाए तो उत्तर क्या मिलेगा? 5। या शून्य के साथ 5 को जोड़ा जाए तो भी आपको मिलेगा 5। ऐसी और भी संख्याएं आप ले सकते हैं और उसको शून्य के साथ जोड़ सकते हैं। आप पाएंगे कि शून्य के जुटने से संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जस का तस रहता है पूर्ण संख्या में। अब यही काम यदि हम पूर्णांक संख्या के लिए करें, पूर्णांक संख्या, आप इन संख्याओं के परिवार से अच्छे से जान पहचान कर चुके हैं। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक है, धनात्मक है और शून्य है। उसमें से कोई भी एक संख्या उठाइए अपने मन से, कोई भी, और उसमें जीरो योग करके देखिए, जोड़ करके देखिए। जैसे हमने उठाया है -3, इसके साथ यदि जीरो जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त योगफल कितना होगा? -3 ही होगा। इसी प्रकार जीरो के साथ भी यदि आप -3 ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो आपको प्राप्त होगा -3। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आइए अब हम लोग परिमेय संख्या के साथ भी जीरो जोड़कर देखते हैं। परिमेय संख्या का मतलब आप खूब अच्छे से समझते हैं। इसके परिवार से भी आपका जान पहचान हो चुका है पूर्व की कक्षा में। परिमेय संख्या, जैसे कोई भी संख्या हम लेते हैं -2/3, यदि इसके साथ जीरो को जोड़ा जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा? सेम हूबहू वही संख्या -2/3। हम क्या पा रहे हैं कि संख्या पूर्ण हो, पूर्णांक हो या परिमेय हो, तीनों ही स्थितियों में यदि शून्य को उसके साथ जोड़ते हैं या शून्य में उसको जोड़ते हैं तो दोनों ही स्थितियों में संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संख्या का मान हूबहू जैसे है वैसे ही रहता है। तो इस स्थिति में जो शून्य है आपका, जिसको हम लोग जीरो कह रहे हैं, जिसके कि जुट जाने से कौन सा कार्य कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, जिसके जुड़ने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे हम लोग योग, जोड़, योज्य या योग तत्समक कहते हैं। इस स्थिति में शून्य को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या के लिए योग तत्समक कहते हैं। योग तत्समक। तत्समक का मतलब जस का तस रह जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़े। कहीं कहीं इसे योज्य तत्समक भी कहा गया है। योज्य तत्समक। यदि इसे हम विस्तार रूप से लिखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि a + 0 = 0 + a = a। किसके लिए? पूर्ण संख्या के लिए, जहाँ ये क्या है? पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक या फिर परिमेय,
यानी तीनों में से कोई भी। तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं परिमेय। परिमेय लिखने से क्या होगा, उसमें पूर्ण पूर्णांक पहले से सम्मिलित हो जाएगा, जहां a परिमेय संख्या है। यानी यदि प्रश्न होगा कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, तो वो होता है 0। अब जैसे आपने योज्य तत्समक देखा है, इसी प्रकार से एक गुणात्मक तत्समक भी होता है। योज्य तत्समक में क्या कॉन्सेप्ट बना है, एक ऐसी संख्या जिसको योज्य करने से, जोड़ने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे योज्य तत्समक कह दिए, और ऐसी संख्या आपको मिली है 0। तो ठीक इसी प्रकार से यदि गुणात्मक तत्समक की बात हो, गुणात्मक तत्समक की बात करें, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। एक ऐसा संख्या आपको ढूंढना है जिसको गुणा करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो उसे गुणात्मक तत्समक कहेंगे। जैसे सबसे पहले उसी प्रकार तीनों प्रकार की संख्या के लिए आप ढूंढिए। जैसे पूर्ण संख्या की हम यदि बात करें, तो कोई भी पूर्ण संख्या लीजिए। जैसे हमने लिया है 4। अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिससे गुणा करें तो 4 का 4 ही रह जाए, उसका मान ना बदले। बिल्कुल आप जानते हैं वैसी संख्या कौन है, 1 है, और गुणा करने से जो पहले से संख्या थी वही संख्या अब भी है। तो ये जो 1 हुआ आपका, इसी 1 को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। किस संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए। यदि गुणात्मक तत्समक किसी पूर्णांक के लिए पूछा जाए, पूर्णांक के लिए, तो कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। कोई भी पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जैसे हमने लिया है -2। अब एक ऐसी संख्या जिससे इसको गुणा करें तो इसके मान पर कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी संख्या आपको कौन मिलेगी, बिल्कुल 1 मिलेगा। तो इस स्थिति में भी, मतलब पूर्णांक के लिए भी गुणात्मक तत्समक 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी परिमेय संख्या के लिए यदि तत्समक अवयव ज्ञात करना है, आपको गुणात्मक तत्समक ज्ञात करना है, तो कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए 3/4। अब आप ढूंढिए एक ऐसा संख्या जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन ना होता हो। तो वैसी संख्या जिससे गुना करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसी संख्या को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे योगात्मक तत्समक 0 था, उसी प्रकार गुणात्मक तत्समक के रूप में कौन हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। किसके लिए, पूर्ण संख्या के लिए भी, पूर्णांक के लिए भी, और परिमेय के लिए भी। यदि इसको हम व्यापक रूप से लिखें, चर राशि में लिखें, तो आप लिख सकते हैं कि a गुना 1 = 1 गुना a = a। यानी a के जगह पर यदि कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ a क्या है, परिमेय है। परिमेय जब हमने लिख दिया तो उसमें पूर्ण, पूर्णांक सभी इंक्लूड हो गए। इस प्रकार 0 और 1 की भूमिका आपने देखा परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। 0 जहाँ योगात्मक तत्समक कहला रहा है, वहीं 1 आपका गुणात्मक तत्समक कहलाता है। आइए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। कोई एक पूर्णांक संख्या हमने लिया है -3। यदि हम कहें कि इसे 3 के साथ जोड़ा जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपने ऐसा जोड़ घटाव किया है, बिल्कुल ठीक, 0 की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से हम यदि कहें कि कोई पूर्णांक हमने लिया है 5, अब आप इसके साथ -5 का जोड़ कीजिए, क्या उत्तर मिल रहा है आपको, 0। आप देख पा रहे हैं किसी भी पूर्णांक के लिए ऐसा पूर्णांक जिसको उसके साथ जोड़ने पर उसका मान 0 आ जाए, तो
ऐसे पूर्णांक को हम इस पूर्णांक का प्रतिलोम कहते हैं, उल्टा कहते हैं। और कैसा प्रतिलोम कहते हैं? इन दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, संक्रिया हो रहा है, जोड़ का हो रहा है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आपको विशेष रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा विलोम, ऐसा उल्टा जो योग के रूप में लगता हो, और उल्टा का मतलब ऐसी संख्या जो योग के रूप में उसके साथ लग करके उसको शून्य बना दे, जीरो बना दे, तो इसे हम लोग योगात्मक प्रतिलोम, अंग्रेजी में एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स। अभी हम लोगों ने किसी पूर्णांक के लिए देखा है, अब आप आसानी से किसी भी पूर्णांक के लिए योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम कहें कि जीरो का, तो जीरो में तो जीरो ही जोड़ने से जीरो हो जाएगा, उसमें कोई निगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है। तो किसी भी पूर्णांक के अगर विपरीत चिन्ह वाले को हम ले लें, धनात्मक के लिए ऋणात्मक और ऋणात्मक के लिए धनात्मक, विपरीत चिन्ह का उपयोग करें, तो उसके साथ उसको जोड़ने पर शून्य की प्राप्ति होती है। तो हम कहेंगे किसी भी पूर्णांक के लिए उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या को उसका योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। जैसे और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, हमने लिया है -4। अब इसके लिए इसका एडिटिव इन्वर्स कौन हो जाएगा? सिर्फ 4। यदि हम कह दें 6, तो इसके लिए इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा? -6। यानी उसमें अगर विपरीत चिन्ह लगा दें, धनात्मक का ऋणात्मक, ऋणात्मक का धनात्मक, तो वही उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। क्यों होता है, कैसे चेक करेंगे? अगर चेक करना है तो आप इन दोनों को जोड़ करके देखिए, और जोड़ के यदि 0 आ जाता है उसका उत्तर, तो हम कहेंगे कि वो योगात्मक प्रतिलोम है। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं किसी भी पूर्णांक के लिए a का योगात्मक प्रतिलोम -a, और -a के लिए योगात्मक प्रतिलोम a होता है। जैसे हम लोगों ने किसी पूर्णांक के लिए देखा है, इसी प्रकार आप परिमेय संख्या के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या का यदि योगात्मक प्रतिलोम आपको ढूंढना है तो बहुत आसान है। जिस प्रकार से पूर्णांक में हम विपरीत चिन्ह वाले को ले रहे थे, परिमेय संख्या में भी विपरीत चिन्ह वाले को लेंगे। जैसे कोई परिमेय संख्या है 2/3, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्यों हो जाएगा आपका? -2/3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो इस 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 होता है। यानी व्यापक रूप से हम कहें, यदि कहीं लिखा हुआ है कोई परिमेय संख्या है C/D, यदि C/D कोई परिमेय है, तो -C/D योगात्मक प्रतिलोम होगा। योगात्मक प्रतिलोम। होता है। आशा है आप योगात्मक प्रतिलोम को दोनों ही संख्याओं के लिए सीख गए होंगे। बहुत आसान है, उसके विपरीत चिन्ह वाले को ही एडिटिव इन्वर्स या योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। और गुण क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम के साथ, कि यदि उसको जोड़ा जाएगा तो वो 0 होगा। यदि हम कहेंगे कि x और y दोनों एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? x + y = 0। योगात्मक प्रतिलोम का ये मतलब है। अब जैसे योगात्मक प्रतिलोम है, ठीक इसी प्रकार से यदि आप योगात्मक को समझ गए हैं तो गुणात्मक समझना भी बहुत आसान है। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक उसी प्रकार से ये भी प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट रखे हुए है, समझ रखता है, उल्टा का कॉन्सेप्ट रखता है, लेकिन कौन सी संक्रिया के साथ? गुणा की संक्रिया के साथ। और यानी कि ऐसी संख्या जिसको उसके साथ गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाता हो,
योगात्मक प्रतिलोम में हमारा रिजल्ट कितना होना चाहिए था, 0, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में हमको ऐसा उल्टा ढूंढना है जिसको गुणा करने पर उसका रिजल्ट 1 हो जाता हो, तो हम उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे किसी भी पूर्ण संख्या के लिए हमने लिया 5। अब यदि इसको हम किससे गुना करें कि ये 1 हो जाए, तो आप पाएंगे कि यदि 1/5 को 5 के साथ गुना किया जाए, इस परिमेय संख्या के साथ इसको गुना किया जाए, तो ये कट करके कितना बन जाता है, 1। यदि कट के रिजल्ट 1 आया है तो हम कहेंगे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 है। यहाँ भी उल्टा करना है, लेकिन इस प्रकार से करना है कि मल्टीप्लाई के बाद, गुणा के बाद उसका मान 1 आ जाए। कोई भी आप संख्या ले रहे हैं -2/3, ये एक परिमेय संख्या हमने लिया है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। सोचिए कितना से गुना करेंगे तो मान 1 हो जाएगा, -3/2। 3 से 3 ताकि कट जाए, 2 से 2 कट जाए, और फाइनली आपका माइनस माइनस प्लस, उत्तर कितना आ गया, 1। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम उस संख्या को कहते हैं जो जिससे उसे गुणा करने पर उसका फाइनल रिजल्ट 1 आ जाए। बहुत आसान है, सिर्फ उसको पलट देने से, अंश को हर बना देने से, हर को अंश बना देने से आपका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात हो जाता है। जैसे यदि हम कहें कि a/b कोई परिमेय संख्या है, a/b कोई परिमेय है, तो b/a इसका उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम है या होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने गुणात्मक प्रतिलोम को समझा है। इस गुणात्मक प्रतिलोम को कहीं कहीं व्युत्क्रम भी कहा जाता है। व्युत्क्रम, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अंग्रेजी में इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या व्युत्क्रम के नाम से जानते हैं। हमने योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों समझा है। आप किसी भी संख्या का आसानी से योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे गुणात्मक प्रतिलोम की। आपने जाना बहुत आसान है निकालना। एक सिर्फ एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। यदि पूछा जाए 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो हमने आपको बताया कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ऐसा नंबर जिसको इसके साथ गुना करने पर 1 की प्राप्ति हो। आप सोचिए क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 0 के साथ गुना करने पर वो 1 हो जाए? आप पाएंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो दुनिया की सभी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, नहीं होता है। अब हम लोग योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम के बाद परिमेय संख्याओं के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जानेंगे, वितरण नियम या बंटन नियम को जानेंगे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे वितरण नियम, या इसे कहीं कहीं बंटन नियम भी कहा गया है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये 2 प्रकार से होता है, एक गुणन के लिए योग में और एक गुणन के लिए घटाव में। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे गुणन की प्रक्रिया के लिए जोड़ में। सीधे सीधे नियम न बता करके आइए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। हम एक व्यंजक लिख रहे हैं, एक संक्रिया लिख रहे हैं। लिखा हुआ है 2/3 गुना
5/6 जोड़ 3/2। और इसी वाले व्यंजक को हम एक बार और लिख रहे हैं, 5/6 प्लस 3/2। इसे आइए हम मिलजुल कर हल करने का प्रयास करते हैं। पहले इधर हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्ठक है तो सबसे पहले कोष्ठक की क्रिया करेंगे। आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, 2 और 6 का लघुत्तम ले लिया हमने, 6, 5 प्लस 9, 2/3 गुना 14/6। आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, 2/6 आपका आ गया 14/3/9। ये प्राप्त किया हमने। अब इसी व्यंजक को इस प्रकार से हल करते हैं। यदि हम इसे 2/3 गुना 5/6 प्लस 2/3 गुना 3/2 लिख दें तो क्या होगा, 2/6 इधर हो गया आपका 5/9 प्लस 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 बच गया। आइए हल करते हैं। 9 लघुत्तम हो गया, 5 प्लस 9 भिन्न का जोड़ आप सबने सीखा है और आपने उत्तर प्राप्त किया 14/9। इन दोनों ही स्थितियों में देखिए क्या फाइनल उत्तर हमारा अलग अलग है। आप खुद से भी ऐसा उदाहरण लिख करके और हल कर सकते हैं। आप पाएंगे कि दोनों प्रकार से हल करने पर एक ही उत्तर प्राप्त होता है। यानी इस चीज को हम इस प्रकार से भी स्टेप में लिख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं कि 2/3 5/6 प्लस 3/2 बराबर है 2/3 गुना 5/6 प्लस 2/3 गुना 3/2 के। ये दोनों ही जो बातें हैं दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ क्या हो रहा है, कोष्टक के बाहर जो 2/3 था हमने कोष्टक हटा करके, ब्रैकेट हटा करके एक बार 2/3 को 5/6 के साथ और एक बार 2/3 को 3/2 के साथ, अंदर में जो दोनों था दोनों के साथ प्लस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वितरण कर दिया। तो ऐसे नियम को ही हम वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। यानी जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े इस रूप में अगर आपको कोई दिख जाए तो उसे इस रूप में आप डिस्ट्रीब्यूट करके भी हल कर सकते हैं, या पहले से कहीं बंटा हुआ है तो आप इससे इस रूप में भी ला सकते हैं। आगे चल के बहुत सारे जो हम लोग संक्रिया करेंगे उसमें आप देखेंगे कि इस नियम का भरपूर उपयोग होता है। सभी गणित में इस प्रकार का कार्य हम लोग करते हैं। यदि इसे हम व्यापक रूप से लिखें, चर राशि के रूप में लिखें, तो हम इसे ही लिखेंगे a गुना b प्लस सी बराबर होता है a गुना b प्लस a गुना सी। ये जो व्यापक रूप है इसे ही हम कहते हैं वितरण नियम या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और यहाँ जो a b c चार राशियाँ हैं ये किसको डिनोट कर रही हैं, परिमेय संख्याओं को। आप यहाँ ये भी नोट कर सकते हैं कि जहाँ a b c परिमेय संख्या हैं, किसी भी 3 परिमेय संख्या के लिए ये नियम कार्य करता है और ज़रूरत पड़ने पर हम नियमों का खूब उपयोग करते हैं। जैसे ये वितरण नियम गुना के साथ साथ योग के साथ हुआ, उसी प्रकार ये गुना के साथ यदि अंदर व्यकलन का रहे, घटाव का चिन्ह रहे, तो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह हो, तो उसके साथ भी ऐसा कार्य हम कर सकते हैं। आइए तेजी से उसका भी एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हम एक व्यंजक लिख रहे हैं, यहाँ पर 4 गुना 3/2 घटाव 1/2, और इसी व्यंजक को हम फिर से लिखते हैं 4 गुना 3/2 घटाव 1/2। दोनों को हल करेंगे जैसे पहले हल किए थे, 2 अलग अलग विधियों से। आइए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं।
आप भी कॉपी पर साथ साथ में करेंगे या ऐसे और भी उदाहरण खुद से लिखेंगे। जैसा हमने एक उदाहरण किया है, आप 4-5 उदाहरण कीजिए और यदि सब जगह दोनों में बराबर उत्तर मिलता है तब आप एक जनरलाइज नियम बनाइए कि हाँ, ये जो नियम है वितरण या बंटन, ये सत्य है। इसकी सत्यता की जांच आप खुद से अपने कॉपी पर कई एग्जाम्पल्स लिख कर कीजिए। आइए हम इसको हल करते हैं। ये लिखा हुआ है 4 गुना, सबसे पहले कोष्ठक की क्रिया कर लेते हैं, 2 लघुत्तम हो गया, 3 माइनस 1, मतलब आपका हो गया 4 गुना 3 में से 1 गया 2/2 और आपका फाइनल उत्तर आ गया 4। अब इसी व्यंजक को आइए हम डिस्ट्रीब्यूट करके बांट करके हल करते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, 4 गुना 3/2 घटाओ 4 गुना 1/2। कटता है तो काट सकते हैं आप, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ आपका आ गया 3 दूनी 6 माइनस 2 इकाई 2 और फाइनली आपका उत्तर आ गया 4। आपने पाया कि सिर्फ जोड़ के लिए ही नहीं, कोष्ठ के अंदर यदि घटाव का भी चिन्ह रहे, सब्ट्रैक्शन का भी चिन्ह रहे, तो दोनों प्रकार से हल करने में एक ही उत्तर आता है। यानी कि परिमेय संख्याएं वितरण नियम का पालन जोड़ के लिए भी कर रही है गुणन के साथ, एवं घटाव के लिए भी कर रही है। यदि इसको हमको व्यापक रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आप खुद से प्रयास कीजिए कॉपी पर लिखने का। आइए हम लिख देते हैं, आप उससे मिलाइएगा। जो हमने यहाँ प्लस का चिन्ह दिया है, आप लिख सकते हैं a गुना b माइनस सी बराबर a गुना b माइनस a गुना सी। ये जो हम नियम बनाए हैं इसे वितरण नियम या बंटन नियम का व्यापक रूप कह सकते हैं और नीचे नोट कर सकते हैं कि जहाँ a, b, c कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने जाना कि योग तत्समक क्या है, गुणात्मक तत्समक क्या है, योगात्मक प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, सबका हमने उदाहरण देखा और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन नियम के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है। आपका कार्य है ऐसे कई एक उदाहरण आप अपने कॉपी पर लिखिए, उसको खुद से कीजिए और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके किताब में भी दिए गए हैं जिसे आपको हल करने हैं। इस प्रकार से परिमेय संख्याओं का पहला चैप्टर जो आपका दिया गया है किताब में, उसके सारे नियम, सारे तरीके आपको बता दिए गए हैं। थ्योरी क्लास खत्म हुआ, अब आप प्रत्येक प्रश्न को बनाइए। अगली कक्षा में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।